अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए लेटेस्ट तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। एपिसोड 2 पार्ट 6 ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। मैंने इस सारी बात से ये नतीजा निकाला है माला कि माही ने उसका लंबा सा टेक्स्ट पढ़ने के बाद जवाब लिखा था कि तुम इतने दिन बाद ज़ियाद से मिली और तुमने कैफ की वजह से उससे बहस की। मैंने कैफ की वजह से उससे बहस नहीं की। वो मेरी चॉइस पे मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। वो कार की पिछली सीट पे बैठी ठक ठक टाइप कर रही थी। हो सकता है वो ऑफिस उसके लिए मुनासिब ना हो माला। अब वो तुम्हारा दिल रखने के लिए तो उस ऑफिस को नहीं ले सकता था ना। वैसे भी वो मुझे बहुत खुश्क और प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसका कसूर है, लेकिन उसको कैफ के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर कैफ, यार कौन है ये कैफ? मैंने उसको देखना है। तुम्हारी हर बात में उस कैफ का जिक्र होता है क्योंकि वो आधे से ज्यादा दिन मेरे साथ होता है। माला, तुमने जहीर के साथ 5 साल काम किया और मैंने तुम्हारे मुंह से जहीर का जिक्र 5 दफा भी नहीं सुना, सिवाय अहम मौकों के। मगर कैफ स्पेशल है, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। और माही हंस दी। तुम्हारे इस दावे की एक्सपायरी डेट 6 घंटे से ज्यादा नहीं है। वो भी मुस्कुरा दी। उसको घर उतार के वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। पिछली स्ट्रीट में एक पार्क बना था। कैफ सूरज और गर्मी की परवाह ना करते हुए वहां एक बेंच पर बैठा और कॉल मिला के फोन कान से लगाया। उसके चेहरे पे बेचैनी थी। ज़ियाद सुल्तान के बारे में मालूम किया? जैसे मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, मालिक तल्खी से बोला। फिर गहरी सांस ली। हाँ, मालूम किया था। वो कोई राइटर है और एक अच्छी जॉब करता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप शरीफ सा है, वो भी जॉब करता है। माँ हाउसवाइफ है और कुरान पढ़ती और पढ़ाती है। नेक शरीफ माँ बाप हैं और इस नौजवान की रेपुटेशन भी अच्छी है। कम गो और नर्ड सा है। तुम्हें उससे क्या मसला है? उसको मुझसे मसला है और मुझे पसंद नहीं करता। यूं ही लगता है मुझे, कैफ नापसंदीदगी से बोला। मेरा ख्याल है तुम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। मालिक की सर्द आवाज में इस्तेहजा था। तुम कैफ जमाल हो, एक नाकाम इंसान जिसका ना कोई कैरियर है ना कोई समाजी हैसियत। तुम कशमाला मुबीन के ड्राइवर और गार्ड हो। वो तुम्हें उससे ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। तुम उसकी जितनी ही हिफाजत कर लो, जिस दिन उसको मालूम हुआ कि तुम उसको किस तरह धोखा देते आए हो, वो तुमसे नफरत करेगी। तुम्हारी इस कहानी का अलमनाक अंजाम ऐसे ही होना है, इसलिए इसको यही खत्म कर दो। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो उसके अंदर की सारी उम्मीद चूस जाता है। वो जो बार बार भूलने लगता था, उसे एक दफा फिर हकीकत याद दिलाई जा रही थी। मैं कैफ जमाल हूँ, एक नाकाम इंसान जिसका कोई कैरियर या समाजी हैसियत नहीं है। उसने खुद से दोहराया, किसी सबक की तरह। उसे बार बार खुद को ये बावर करवाना था क्योंकि वो उसे ऐसे ही देखती थी। वो घर आई तो माँ अपने कमरे में थी। उसने जूते लाउंज में ही उतार दिए और नंगे पैर चलती हुई माँ के कमरे की तरफ चल दी। माँ ने उसके आने की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें मालूम ना हो सका और कशमाला उनके सर पर पहुंच गई। वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी और हाथ में सोन हलवे का डिब्बा था। वो चुपके चुपके उससे सोन हलवा निकाल के खा रही थी। डिब्बा बंद किया तो चौंक गई। वो पहलुओं में हाथ रखे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उनके सामने खड़ी थी। तुम कब आई? उन्होंने डिब्बा बंद किया और अलमारी में रखने लगी, लेकिन कशमाला ने उनके हाथ से ले लिया। आपको मेरा एहसास है माँ? वो दबा दबा सा बोली। मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि आपकी फास्टिंग शुगर 140 से नीचे क्यों नहीं जा रही और आप मेरी सारी मेहनत जाया कर रही हैं इस एक स्टूपिड हलवे के पीछे। आवाज बुलंद होने लगी। माँ ने चोरी पकड़े जाने पे सर झुका लिया।
हथेली बेड पे रखी और सहारे से बेड पे बैठी। माँ, आपको थोड़ा सा भी मेरा एहसास है? आपके पीछे मैं कौन सी कुर्बानियां देती हूँ, आपकी सेहत के लिए कितना हलकान होती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं है, ना मेरी जिंदगी का, ना मेरे काम का। आपको इतनी सी भी मेरी परवाह नहीं है। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा था। आंसू उसकी आंखों से जारों कतार गिर रहे थे। वो वहीं जमीन पे बैठ गई, अलमारी से टेक लगाए और जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं एकदम से इतने सारे आंसू कहाँ से आ गए थे। बस बच्चे, करें माँ का ख्याल, और माँ, उसने नहीं करना होता बच्चों का ख्याल। माँ ने चेहरा उठाया, उनकी बूढ़ी आंखों में बेचारगी थी। अच्छा, मैं अब कोशिश करूंगी कि मीठा ना खाऊं। एक डरा सहमा सा अंदाज, पशेमानी, परेशानी। कशमाला ने भीगी आंखों से उन्हें देखा और तब उसे एहसास हुआ कि माँ जानबूझ के मीठा नहीं खाती थी। वो जानती थी वो उनके लिए अच्छा नहीं है। वो कोशिश भी करती थी खुद को रोकने की, मगर वो कर नहीं पाती थी। ये उनके बस में नहीं था। ये डायबिटीज का मर्ज ही ऐसा था। वो भी इतनी ही मजबूर थी जितनी के माला। वो वहां से उठी और आंसू साफ किए, फिर डिब्बा वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद की। माँ नजरें झुकाए बैठी थी। कशमाला उनके साथ बेड पे बैठी और नरमी से उनके फरबा कंधे पे हाथ रख के कहने लगी, माँ, बस कुछ दिन आपने कंट्रोल करना है। अगर आपके घुटने की सर्जरी की नौबत आई तो मसला होगा। और हाँ, आज से आप मेरे कमरे में शिफ्ट हो रही हैं। आपको माहौल चेंज करने की जरूरत है। नरमी से उनका कंधा दबाया। माँ ने सर हिला दिया, कोई मजाहमत नहीं की। हाँ, वैसे भी तुम्हारा मुआ ड्राइवर बाज नहीं आया, सारी रात लड़कियों से बातें करता है। उसे आंसुओं के दरमियान में हंसी आ गई। अच्छा, बातें क्या करता है ये तो बताइए, मुझे नहीं समझ आती, कोई दूसरी जुबान बोलता है। कशमाला हंस दी। वो आपकी वजह से अंग्रेजी बोलने लग गया होगा। वो कैफ को फोन कॉल्स करने से नहीं रोक सकती थी। अच्छा नहीं लगता था। रात में बख्तबी और माँ की सारी चीजें लिए माला के कमरे में आ गए। माँ को आजकल चलने में कुछ ज्यादा ही दुश्वारी पेश आ रही थी, जैसे वो बहुत तकलीफ से चल रही हों। माला के कमरे में आई तो हाँफती हुई बेड पे बैठ गई, फिर गर्दन घुमा के इतराफ में देखा। उसके कमरे की एक दीवार जैतून रंग की थी और बाकी तीनों दीवारें ऐश वाइट थी। माला, हम होटल में हैं? नहीं माँ, हम अपने घर में हैं। माँ के साथ कभी पेशावर जाते किसी शादी पे तो होटल में रहा करते थे कि माँ को रिश्तेदारों के घर रहना पसंद नहीं था। माला के कमरे की सेटिंग भी इसी होटल के कमरे जैसी थी, सफेद चादरें और बेड कवर। फिर माँ से मिक्स अप कर रही थी, यहाँ ब्रेकफास्ट फ्री है? माँ, हम होटल में नहीं, मेरे कमरे में हैं। फिर से याद करवाया। अच्छा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। वो खड़ी हो गई। वो जानती थी कि माँ नमाज पढ़ चुकी हैं। वक्त भी गवाह थी, लेकिन माँ को भूल गया था। उनकी जिद वैसे भी सारे चार सद्दा में मशहूर थी। माला उनको बाथरूम ले गई। पता नहीं क्यों उसे खौफ था कि माँ फिसल ना जाए। फिर से उनको वजू करवाया और उन्होंने फिर से नमाज पढ़ी। फिर वो सोने लेटी तो वो बेड पे दूसरी तरफ आ बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। माँ उसकी तरफ करवट लिए आंखें मूंदे हुए थी। हाथ में तस्बीह थी जिसके वो दाने गिरा रही थी। काम करते करते माला ने उन पे नजर डाली। उसने आज माँ को कितनी सुना दी। ये हम दूसरों का गुस्सा अपनी माँ पे क्यों निकालते हैं? दोस्तों पे क्यों नहीं निकालते? बॉस पे क्यों नहीं निकालते? क्योंकि माँ पे हमारा बस चलता है और माएं भी चुप करके क्यों सुन लेती हैं? माँ से लड़ने के बाद का गिल्ट, इस गिल्ट का क्या करे इंसान? इसका दिल बुरा होने लगा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और उनका चेहरा देखने लगी। कहते हैं माँ बाप का चेहरा देखते रहने से भी सवाब मिलता है। क्या वो सवाब इन सारी तल्ख बातों को मिटा देता है जो हम अपनी माँ से कह देते हैं? वो भीगी आंखों से उन्हें देखे गई। उनका चेहरा कितना कमजोर हो गया था। चंद ही दिन में वो मुरझा सी गई थी और चेहरे की बाएं तरफ की जिल्द लटक गई थी, जैसे मलाला यूसुफजई का चेहरा फेशियल नर्व के डैमेज होने से एक तरफ से मुख्तलिफ है। ऐसे ही माँ का चेहरा बाएं एंगल से मुख्तलिफ था। ये उसने आज नोट किया था। माँ को क्या होता जा रहा है? वो सोचती नजरों से उन्हें देखे गई। तभी माँ नींद से जागी, चौंक के उसे देखा। आज मैंने रात को चाय नहीं पी। घर वालों ने भी हमें चाय भी नहीं पूछी। कौन से घर वाले माँ? जिनके घर हम आए हुए हैं। वो दिल खोल के हंसती। माँ, हम अपने घर में हैं। ओ अच्छा। बेइख्तियार माथे को छुआ, जैसे अपने भूल जाने पे शर्मिंदगी हुई हो।
हम इस्लामाबाद नहीं आए हुए, तुम्हारे मामू के घर। नहीं माँ, हम मेरे कमरे में हैं। माही से कहो सो जाए। माँ ने उसकी तरफ से करवट मोड़ ली। माही कहाँ होती है माँ? उसने दोहराया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में। वो आंखें मूंदे बुड़बुड़ा रही थी। माला ने दोबारा लैपटॉप खोला ही था कि माँ की धीमी सी आवाज आई। वो बच्चा फिर कहाँ गया? माला ने तेजी से लैपटॉप बंद किया। उसका सांस रुक गया था। श्श, माँ सो जाएं। उसने उनका कंधा थपथपाया। एक लम्हे को जैसे उसका गला बंद होने लगा था। फिर उसने गहरे गहरे सांस लिए। माँ और माही इस बच्चे को भूलती क्यों नहीं थी? चिली वीक के इस छोटे से घर में इस वक्त दोपहर का वक्त था। माही लॉन्ग रूम के सोफों पे तकियों के सहारे टेक लगाए नींद दराज थी। हाथ में रिमोट था और वो बेतवज्जी से चैनल बदल रही थी। दफ्तन उसकी निगाह टीवी कैबिनेट पे फिसलती गई। वो बदवक्त उठी और नंगे पैर चलती कैबिनेट तक आई। उसे खोला और अपनी स्केच बुक निकाली। वापस सोफे पे बैठते हुए वो धीरे धीरे सफ़े पलटाने लगी, यहाँ तक कि वो तस्वीर सामने खुल गई। वो बैना इस तस्वीर को देखे गई, खामोशी से पलक झपकाए बगैर। वो एक 3-4 साल के बच्चे की तस्वीर थी। उनकी जिंदगियों में जो भी मसाइल थे, इन सब का जिम्मेदार ये बच्चा था। क्या वो माला की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या वो इस हकीकत को झुटलाने की कोशिश करेगी जो इसके सामने मुंह खोले खड़ी थी? वो हकीकत जो उसको निगलने के लिए तैयार थी, बल्कि इसको क्या, उसके पूरे खानदान को। नहीं, वो माला नहीं थी, वो माही थी। उसे इस मामले को खुद ही खत्म करना था। कोई माही की नहीं सुनता था, लेकिन वो एक बात जानती थी, माही का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। उसने मोबाइल उठाया और डॉक्टर राइट के नाम से एक चैट खोली। फिर उसकी उंगलियां टाइप करने लगी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या कल या परसों हम मिल सकते हैं? डॉक्टर राइट उसके शहर से 1.5 घंटे की मुसाफत पे मौजूद शहर वैनकूवर में रहते थे। वैनकूवर एक बड़ा शहर था, दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक। आबाद और वो वीकेंड पे वैनकूवर जाया करते थे। वो वहाँ दिन गुजारते, शॉपिंग करते और फिर वापस आ जाते। वो वहाँ सैरो तफरी के लिए जाते थे, इंजॉय करने, मजा करने। मगर इस दफा माही वहाँ कुछ और लेने जाएगी, इन तमाम सवालों के जवाब देने जो उसको रातों को जगाए रखते थे। अगला सारा दिन घर के कामों में गुजरा। वो बख्तबी से सफाइयां करवाती रही। फिर रमजान के आने से पहले कुछ चीजें मंगवा के फ्रीज करवानी थी, ग्रोसरी लानी थी। ऐसे में मोइद से बात करना उसे याद ही ना रहा। दोपहर में आसिम का फोन आ गया। तुम्हारे परफेक्शनिस्ट कजन ने ऑफिस ले लिया है। उसने मजीद कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा कि ये ऑफिस चूंकि कशमाला को पसंद आ गया था, इसलिए वो मजीद नहीं सोचना चाहता। वो मुस्कुरा दी। जियाद को एहसास हो गया था, उसे अच्छा लगा था। शाम में जियाद का माजरती मैसेज भी आया। उसने डायरेक्ट सॉरी नहीं कहा था, लेकिन वो फिक्रमंद था कि कशमाला उसको गलत ना समझे। उसने भी कोई बात नहीं लिख के भेज दिया। रात गई, बात गई। न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट कंफर्म है ना सोमवार की? मोईद रात खाने की टेबल पे आया तो माला ने पूछा। वो तीनों अब इकट्ठे खाना खाते थे, बिलखुसूस रात का खाना। मोईद ने लुकमा तोड़ते हुए सर झुकाए जी कह दिया। साथ साथ वो अपने फोन पे भी लगा था। मोईद की जिंदगी उसके फोन से शुरू होके उसी में खत्म होती थी। दफ्तर मोईद ने मुतलाशी नजरों से टेबल को देखा। बख्त बी ने मेरा सलाद अलग से फिर नहीं बनाया, कहा था मैंने। मोईद ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। बख्त बी के वादे और वाइक्रेल के धागे, ये कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो मोईद के ये सर्जरी वाले रेफरेंस उसे समझ में नहीं आते थे। सर्जरी से उसे याद आया, उसे मोईद को कुछ बताना था। माँ चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वो अंग्रेजी में कहने लगी, मोईद तुम्हें नहीं लगता माँ के चेहरे का बायां हिस्सा थोड़ा सा डिविएट कर रहा है? मोबाइल पे चलती डॉक्टर मोईद मोबीन की उंगलियां थम गई। उसने धीरे से गर्दन उठाई। उसकी आंखें माँ के चेहरे तक गई। वो चंद लम्हे उनको देखता रहा। उसने फोन रख दिया और सर झुका के दूसरा नवाला तोड़ा। माला को लगा उसकी उंगलियां कांपी थी। शायद उसका वहम था। चेहरा ऐसे क्यों हो रहा है माँ का? उसने अंग्रेजी में पूछा। हो जाता है ओल्ड एज, वो नजरें मिलाए बगैर बोला। वो ओके कह के वापस खाना खाने लगी। मोईद ने जो नवाला तोड़ा उसे खत्म नहीं किया, बस उसे प्लेट में रखे बैठा रहा। उसका चेहरा झुका हुआ था। सुनो, सुबह तैयार रहना,
7 बजे माँ को म्यू हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो मेज से उठते हुए बोला। वो अब भी माला को नहीं देख रहा था। इतनी जल्दी क्यों? माँ का स्कैन करवाएंगे, लिस्ट लंबी होती है, जल्दी जाएंगे तो जल्दी काम होगा। घुटने का स्कैन? घुटने का स्कैन? मोहित ने एक नजर उसे देखा। हाँ, घुटने का। और फिर वो वहां नहीं बैठा, वो सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे की बत्ती फिर सारी रात जलती रही। वो सहरी के बाद सो गई थी। 6:30 बजे मोहित ने आके उसे उठाया। उसके चेहरे से लगता था वो सारी रात नहीं सोया। वो खुद भी काम की वजह से देर से सोई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी। मोहित ने कॉफी पीने का वक्त भी नहीं दिया। उसे ना जाने किस बात की जल्दी थी। कहाँ वो हफ्ते भर बाद की अपॉइंटमेंट लिए बैठा था और कहाँ वो सुबह सुबह माँ को हॉस्पिटल ले आया था। न्यू हॉस्पिटल में एक सुरक्षित नई इमारत हाल में ही बनी थी। वो उनका नया और जदीद आलात से लैस सर्जिकल टावर था। दाखिली दरवाजे पे मोहित माँ के लिए व्हील चेयर ले आया। वो सफेद चादर में मलबूस थी, थकी थकी सी लगती थी, जैसे तकलीफ में है। बदबख्त व्हील चेयर पे बैठी। मोहित चेयर आगे धकेलने लगा। माला साथ साथ चलने लगी। वो बार बार जमाई रोकती थी। उसने स्याह कैनवस शूज के साथ स्याह सुरमई लिबास पहन रखा था। सुरमई दुपट्टा सर पे लिया हुआ था और सन ग्लासेस माथे पे अटके हुए थे। ये मोहित की वर्क प्लेस थी और मोहित यहाँ आके बड़ा कॉन्शियस हो जाता था, बिलखसूस बहनों के बारे में। सर्जिकल टावर की इमारत में हर तरफ पौधे रखे थे। सब्जे को देख के चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। मोहित माँ की व्हील चेयर धकेले आगे जा रहा था। वो गुजरते हुए पौधों को उंगलियों से छूती जा रही थी। मोहित यहाँ सिर्फ मोहित नहीं था, वो डॉक्टर मोहित था। डॉक्टर मोहित, इधर आइए। डॉक्टर मोहित, ये देखिए। अपनी बहन भाइयों को उनकी वर्क प्लेस या यूनिवर्सिटी में देखना भी काफी दिलचस्प होता है। वो जिनको हम घर में अंदर बाहर से जानते हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, वो जो घर में लड़ते भी हैं, वो रोते भी हैं, अपनी वर्क प्लेस पे वो बड़े ही मुहज्जब बने होते हैं। मोहित माँ को लिए MRI रूम में चला गया और उसे कहा कि वो साथ वाले रूम में बैठ जाए। वो दूसरे रूम में चली आई और वहाँ एक शीशे की दीवार थी जिससे MRI दिखाई देता था। वो देख सकती थी कि मोहित माँ को स्ट्रेचर पे लटा रहा है। साथ चंद कंप्यूटर्स लगे थे जिनके साथ एक टेक्नीशियन बैठा था। उसने मोहित की वजह से माला को कुछ नहीं कहा, अपना काम करता रहा। माँ को स्ट्रेचर पे लटा के MRI की आधे चांद जैसी मशीन को सेट किया जाने लगा। उसकी नजरें माँ के घुटने पे थी, लेकिन वो मशीन तो माँ के सर पे सेट कर रहे थे। कशमाला का माथा ठुनका। सर पे क्यों? MRI स्टार्ट हुआ तो मोहित बाहर निकला और सीधा इस रूम में आया तो कशमाला को देख के ठिठका। माला यार, मैंने तुम्हें साथ वाले रूम में बैठने को कहा था, यहाँ नहीं। तो तुम तो कह रहे थे कि घुटने का स्कैन होना है, फिर ब्रेन का क्यों? वो आगे आया और टेक्नीशियन के कंधे पे झुक के स्क्रीन को देखने लगा। मोहित, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्योंकि घुटने को चलने का हुक्म ब्रेन से आता है। माला, बायो नहीं पढ़ी थी क्या? वो जैसे चिढ़ गया। माँ को चलने में दिक्कत होती है ना, हमने ये देखना है कि ब्रेन क्यों घुटने को चलने का हुक्म नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मोहित की नजरें स्क्रीन पे थी। कभी कभी ब्रेन में SOL बन जाते हैं। इनकी वजह से चेहरा डिविएट करने लग जाता है। SOL क्या होता है? वो परेशानी से बोली। मोहित ने चेहरा उठा के उसे देखा। स्पेस ऑक्यूपाइंग लिगन, पानी की थैली होती है, छोटी सी। कोई मसले की बात नहीं, इसको निकाल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और वापस झुक के स्क्रीन को देखने लगा। SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। उसको याद आया, माही की गर्दन पे थायराइड के मसले की वजह से एक पानी की थैली बन गई थी। इंजेक्शन से डॉक्टर ने पानी निकाल लिया था। बस इतनी सी बात थी। कंट्रोल रूम काफी बड़ा था। ग्लास बॉल के साथ टेक्नीशियन कुर्सी पे बैठा स्क्रीन को देख रहा था। मोहित उसके साथ खड़ा था। माला पीछे एक कुर्सी पे जाके बैठ गई। कुर्सी के हत्थे पे कोहनी रखी और हथेली गाल तले रख ली। रात नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से रोजा भी था। उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने पलकें मूंद ली। MRI 45 मिनट चलता रहा आराम से। अभी काफी वक्त था। SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। वो कच्ची नींद में थी जब कोहनी फिसली। वो झटके से सीधा हुई, गनूदा आंखें खोली। स्कैन हो रहा था। मशीन की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें यहाँ तक आ रही थी। माँ ग्लास बॉल के पास स्ट्रेचर पे लेटी नजर आ रही थी। उनका सर मशीन से ढका हुआ था। उसे मोहित की पुश्त नजर आ रही थी।
SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। मोहित कितनी देर है? उसने पीछे से पुकारा। मोहित ने जवाब नहीं दिया, यकीनन सुना नहीं था। उसने फिर सवाल दोहराया। मोहित ने अब भी जवाब नहीं दिया। फिर वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। कशमाला ने ताज्जुब से उसे बाहर जाते हुए देखा। SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। उसने कोहनी फिर से कुर्सी पे टकाई और थोड़ी को हथेली के प्याले में रख दिया। आंखें दोबारा बंद होने लगी। गनूदगी में उसे आवाज आई। बारीक हील से टक टक चलती कोई खातून अंदर आई थी। वो तेजी से सीधी हुई और आंखें पूरी खोल ली। एक तो सुबह कॉफी ना पिए तो जहन फ्रेश ही नहीं होता। ऐनक लगाए, सफेद कोट पहने वो तैयार शुदा सी कोई रेडियोलॉजिस्ट थी। चेहरे पे करख्तगी थी और वही करख्तगी आवाज में भी थी। टेक्नीशियन के पीछे खड़े होकर स्कैन को देखा, स्क्रीन को देखा जिसके ऊपर ब्रेन के अंदर की फिल्म चल रही थी, स्याह और सफेद रंग की फिल्म। ये डॉक्टर मोहित की पेशेंट है जी। कशमाला उठ खड़ी हुई। रेडियोलॉजिस्ट ने मुड़ के उसे ऐनक के ऊपर से देखा। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर मोहित के साथ हूँ। फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ब्रेन स्कैन को वो समझ नहीं सकती थी। वो स्याह और सफेद था। वो कोई और जुबान थी। कोई SOL है क्या उनके ब्रेन में? वो कदम चलती उसके साथ आ खड़ी हुई। स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे अनपढ़ किताब को देखता है। जी। रेडियोलॉजिस्ट ने सर हिलाया। वो भी स्क्रीन को देख रही थी। कशमाला ने एक नजर दरवाजे को देखा। वो शीशे का था। उसके पार कॉरिडोर में मोहित खड़ा नजर आ रहा था। उसकी माला की तरफ पुश्त थी। वो बीच कॉरिडोर में खड़ा क्या कर रहा था? कुछ गलत था। इस सारे मंजरनामे में कुछ था जो बहुत गलत था। नींद उसके दिमाग से गायब होने लगी। उसने खनकार के रेडियोलॉजिस्ट को पुकारा। SOL क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइंग लाइन। खुश्क सा जवाब आया। SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। मगर वो क्या होता है? उसने इसरार से पूछा। रेडियोलॉजिस्ट ने उसे स्पॉट अंदाज में उसे देखा और ऐसे इतला दी जैसे खबर पढ़ के सुनाते हैं। ब्रेन ट्यूमर। कहते हैं कुछ अल्फाज इंसान का सांस रोक देते हैं। हवा ना अंदर आती है ना बाहर जाती है। इंसान की रंगत सफेद पड़ने लगती है और होंठ नीले। वो पथरा जाता है जैसे नीले होंठों और सफेद मिट्टी से बना कोई मुजस्मा हो। रेडियोलॉजिस्ट तबसरा कर रही थी। डॉक्टर मोहित इस स्टेज पे लाए हैं पेशेंट को। चिचा ब्रेन में तो तबाही मची हुई है। टेक्नीशियन खनकारा और आहिस्तगी से सरगोशी की। ये डॉक्टर मोहित की वालिदा हैं। शायद वहाँ खामोशी छा गई थी। शायद वो अभी तक कुछ बोल रही थी। उसने खुद को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। कदम कदम वो मोहित की तरफ बढ़ रही थी। उसने मोहित के कंधे को छुआ। उसके हाथ बर्फ हो रहे थे और मोहित का कंधा उससे भी ठंडा था। उसने जोर से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। मोहित, वो रो रहा था। गर्दन नीचे किए वो बच्चों की तरह रो रहा था। तुमने कहा था SOL पानी की थैली होता है। वो रो नहीं रही थी, वो पूछ रही थी। शौक और बेयकीनी का तासुर उसकी आंखों में पत्थर हो चुका था। मोहित ने भीगी आंखें उठा के उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाया। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसने दोहराया। वो इस शय का नाम भी नहीं लेना चाहता था। वो फटी फटी नजरों से उसे देखे गई। ब्रेन के 1/3 हिस्से पे फैला है। वो बुड़बुड़ाया। वो बस जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। आंसू टप टप आंसू आंखों से गिरने लगे। जहन अभी तक सुन था। घर वापसी का सफर खामोशी से कटा। वो पिछली सीट पे बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़कों पे लोग मसरूफ दिखाई दे रहे थे, अपनी अपनी दुनिया में मगन। साथ से एक म्यूजिक बजाती गाड़ी गुजरी। क्या लोगों की जिंदगी में अब भी खुशियां थी? लोग कैसे हंस बोल रहे थे। एक बलबोर्ड पे प्रॉपर्टी का इश्तिहार चल रहा था, किस्तों पे प्लॉट। क्या लोग अब भी अगले कई साल की प्लानिंग कर सकते हैं? मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। दुनिया में दूसरे लोगों की जिंदगी कैसे चल सकती है? मोहित की आंखें बार बार गीली होती गई। वो बार बार उनको कफ से रगड़ता था। फ्रंट सीट पे बैठी माँ ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। क्या हुआ है मोहित? वो बेखबर थी। एलर्जी हो रही है आंखों में, उसने गीली भारी आवाज में कहा। घर जाके तुम्हें एंटी एलर्जी देती हूँ, ठीक हो जाएगी।
माँ आदि डॉक्टर भी थी। किसी जमाने में उनको डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन नाना ने बनने नहीं दिया। शादी के बाद प्राइवेट पढ़ के उन्होंने मास्टर्स कर लिया, वो भी इस्लामियात में, लेकिन उनका डॉक्टर बनने का शौक कभी गया नहीं। अपने बच्चों का खुद इलाज करती थी। बेटियां तो आराम से बढ़ गई, लेकिन मोहित बचपन से बहुत बीमार होता था। पैदा हुआ तो यरकान हुआ, फिर डबल निमोनिया। माँ कहती थी लड़के ऐसे ही होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, इनकी बीमारी पे परेशान नहीं होना चाहिए, वो बड़े हो ही जाते हैं। लेकिन माँ ने कभी ये नहीं बताया था कि माँ बीमार हो जाए तो क्या करते हैं। गेट कैफ ने खोला। वो बगौर माला और मोहित की शक्ल देख रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो माँ को अंदर ले आए, उन्हें बेड पे लटाया। उनको नींद आ रही थी। मोहित ने कहा कि वो सो जाएं। बख्तबी को उनके साथ छोड़ा। बख्तबी बारी बारी उन दोनों के तासुरात देख रही थी, मगर वो भी कुछ नहीं बोली। कशमाला और मोहित उसके चेहरे के साथ वापस नहीं आए थे जिसके साथ वो गए थे। बख्तबी को माँ के पास छोड़ के मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उन्हें आपस में बात करनी थी। ऊपर माला के होम ऑफिस में आके मोहित ने दरवाजा बंद किया, खिड़की मकफल की, फिर वो आमने सामने कुर्सियों पे बैठे। ये किस टाइप का ट्यूमर है? उसकी आंखें मोहित के चेहरे पे उम्मीद तलाश कर रही थी। ये मुझे नहीं पता। तुम कैसे डॉक्टर हो? तुम्हें क्यों नहीं मालूम? उसकी आवाज बुलंद हुई। मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूँ माला, मैं जर्नल सर्जन हूँ। हर डॉक्टर हर चीज में माहिर नहीं होता। मोहित का वो पहला जज्बाती फेज गुजर चुका था। अब वो संभला हुआ था और तहम्मुल से बता रहा था। इसलिए आज हम माँ की रिपोर्ट्स न्यूरोसर्जन डॉक्टर वोहरा के पास लेकर जाएंगे। वो बताएंगे कि ये किस किस्म का ट्यूमर है, सर्जरी हो सकती है या नहीं। वो भीगी आंखों से उसे देखे गई। उसे मोहित की किसी बात का फिलहाल एतबार नहीं था। माला देखो, कुछ ट्यूमर ऑपरेशन से निकाले जाते हैं, कुछ के लिए गामा नाइफ करते हैं, यानी श्वाओं वगैरह से उनको खत्म किया जाता है, और कुछ ट्यूमर्स का कोई इलाज नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? माला, वो हमारी माँ है, हम उनका इलाज करवाएंगे। हमारे पास वसाइल हैं, दवा और सर्जरी के पैसे हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तुम भी यहाँ आ गई हो। अब हम अपनी माँ का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी ट्रेनिंग फ्रीज करवा रहा हूँ। हम कोई और काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ माँ के पास होंगे हर वक्त। मैं इतने साल उनके पास नहीं थी, मैं उनके पास क्यों नहीं थी? सदमे की पहली चोट अगर शौक होता है तो दूसरी चोट गिल्ट की पड़ती है। खुद को इल्जाम देना, अपना कसूर ढूंढना, क्योंकि इंसानी दिमाग को किसी न किसी पे इल्जाम रखना होता है। मैं इनके पास हो के भी अपनी ट्रेनिंग में इतना मसरूफ था कि मुझे उनके पास बैठने का वक्त नहीं मिलता था। मैं इतने अरसे तक देख ही नहीं सका कि उनका चेहरा डिविएट हो रहा है। मैं तो अपने बीच के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से था। मैं माँ को रोज देखता था। मुझे क्यों नहीं पता चल सका? क्योंकि अपनी माँ के लिए कोई ये तसव्वुर ही नहीं करना चाहता। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गीली सांस अंदर खींचते हुए उठा। मैं यूं वापस जा रहा हूँ माँ की रिपोर्ट्स और फिल्म उठाने, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी माँ को शफा देगा। हम दुआ करेंगे और इलाज करवाएंगे, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्लासिक मोहित हर बात में उम्मीद ढूंढ लेता था और इतने वसूख से कहता कि कशमाला को यकीन होने लगता। लेकिन आज वो मोहित पे भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो साथ ही खड़ी हुई। मोहित, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हम दोनों अडल्ट्स हैं। मुझे भी अपनी माँ के बारे में हकीकत जानने का हक है। मैं तुम्हारे साथ हर डॉक्टर के पास जाऊंगी। वो बज़ाहिर हतमी लहजे में कह रही थी, लेकिन एक अजीब सी बेबसी ने सारे वजूद को जकड़ा हुआ था। क्या माँ का ट्यूमर काबिल इलाज था? मोहित उसे सच नहीं बताएगा। वो मोहित को बचपन से जानती थी। वो सारा प्रेशर खुद लेता जाएगा, लेकिन अपनी बहनों को परेशान नहीं करना चाहेगा। नहीं, बहनें, ये लफ्ज हथौड़े की तरह उसके सर पे बरसा। माही, वो भी तो बहन थी, उसे कौन बताएगा? बल्कि सवाल ये था कि उसे कैसे बताया जाए। और तब उसे एहसास हुआ कि मोहित क्यों SOL को पानी की थैली कहता था। अपनी बहन को ये सब बताना आसान नहीं होता। माला फिर मोहित की बड़ी बहन थी, लेकिन माही, वो तो सबसे छोटी थी और वो माँ से सबसे ज्यादा अटैच्ड थी। उसने माँ और अब्बाद के अलावा कोई दोस्त ना बनाया था। वो बचपन से अब तक अपनी सारी दोस्ती, सारी लड़ाइयाँ, सारे मुकाबले माँ से किया करती थी। वो अपने सारे मसले लेके माँ के पास आती थी। उसे कांटा भी चुभ जाता तो वो पूरा ड्रामा करके सारी दुनिया सर पे उठा के माँ के पास आ जाती। अब वो किसके पास जाएगी?
माही को नहीं बताते। मोहित ने फौरन कहा, उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? अपनी माँ के लिए परेशान होना माही का फर्ज है, और माही कोई बेबी नहीं है। हम उससे ये नहीं छुपा सकते। अपनों की बीमारियां इस वजह से नहीं छुपानी चाहिए हैं कि फलां परेशान हो जाएगा। वो दोनों अब स्टूडियो में खड़े दबी दबी आवाज में बहस कर रहे थे, और सफेद वर्क टेबल पे रखे पौधे उदासी से उनको देख रहे थे। अब्बाद अपने लॉन्ग रूम के सोफे पे बैठा काम कर रहा था जब उसे मोहित ने कॉल की। उसने फोन कॉल हैंड्स फ्री लगा के सुनी। कॉल सुनते सुनते उसकी उंगलियां थम गई। लैपटॉप की स्क्रीन आहिस्ता से फोल्ड की। कितनी ही देर वो साकत खड़ा रहा, कितनी ही देर वो साकत खड़ा सामने वाली दीवार को देखे गया। उसने मोहित से कुछ नहीं कहा, बस कॉल काट दी। पूरी जहां बेगम उसकी सगी खाला थी। वो हमेशा से सेहतमंद और हंसती मुस्कुराती मिलती थी। कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। कमरे से खटर फटर की आवाज आई तो उसने चेहरा उठाया। जल्दी से आगे आंखें रगड़ी माही बालों में तौलिया लपेटे बाहर आ रही थी। वो गालिबन नहा के निकली थी। उसने खुली सी लंबी कमीज के नीचे ट्राउजर पहन रखे थे। उसका धुला धुलाया चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो तौलिए के बने स्लीपर्स पहने लाउंज में चलती आई। एक नजर ओपन किचन को देखा। बर्तन धोने वाले पड़े थे। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? वो आगे आई और किचन काउंटर पे रखा खाली कोक का कैन उठा के गौर से देखा। पिछले कुछ दिन से वॉलमार्ट से मैं जो भी कोक लाती हूँ उसकी गैस नहीं होती। मुझे लगता है वॉलमार्ट की कोक की पूरी लॉट खराब है। कहीं ठंड में पड़े रहे होंगे, कैन लीक हो गए होंगे। अब बात की उसकी पुश्त थी, है ना? माही ने चुटकी बजाई। मैं अभी कोका कोला को ईमेल करती हूँ। उसकी आंखें चमकी। माही को अगर जहाज में ठीक से खाना ना मिले तो उसकी तरफ से एक लंबी चौड़ी ईमेल एयरलाइन कंपनी को जाया करती थी, और जवाब में वो उसको कुछ फ्री कूपन दे डालते थे। अच्छा सुनो, एप्स फूड चले कल। हलाल मीट खत्म हो गया है, मुझे ग्रोसरी भी करनी है। वो काउंटर के पास खड़ी कह रही थी। जवाब नहीं आया तो उसने चेहरा अब्बाद की तरफ मोड़ा। उसकी जानिब पुश्त किए बैठा था। उसके सामने आई तो देखा उसकी आंखें गुलाबी थी। माही के तासुरात बदले, आबरू इकट्ठे हुए। अब्बाद, क्या हुआ है? फिर ख्याल आया, किसका फोन आया था? कैनेडियन घरों की कागज जैसी ड्राई वॉल से आवाजें आर पार सुनाई देती थी। उसे अब्बाद का हेलो और हूँ हाँ सुनाई दी थी, मगर मजीद कुछ नहीं। अब्बाद चंद लम्हे उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने अपने ग्लासेस उतारी, उनको साफ किया, फिर उन्हें दोबारा पहना। अब्बाद, बोलो यार। वो बेचैनी से चलाई। वो पलक नहीं झपक रही थी। अब्बाद कहना शुरू हुआ। मोहित की कॉल आई थी। खाला का ब्रेन स्कैन करवाया है आज। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। अल्फाज उसके लबों से अदा हो रहे थे और मुबैना मुबीन की समातों में दाखिल हो रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ अब्बाद के हिलते होंठ देख रही थी। उसने नजरें झुकाई। अब्बाद मुठियां भींचे हुए था। उसकी हथेलियों की पुश्त पे पसीना था। माही ने फिर ऊपर देखा। अब्बाद के आंसू बह रहे थे। वो कुछ कह जा रहा था। माही की नजरें उसकी पुश्त से होती हुई किचन काउंटर तक गई। वहां सिंक में मैले बर्तनों का ढेर लगा था। एक कोने में वॉशिंग मशीन रखी थी। उसका चक्कर खत्म होने वाला था। अभी घंटी बजने को थी। उसकी नजर फ्रिज तक गई। अंदर कल रात उसने स्टीक को मसाला लगा के रखा था। माही के चेहरे पे एक गुमसुम सा तासुर था। फिर वो उठ गई। हाथ बढ़ा के तौलिए की टर्बन खोली। उसके छोटे गीले बाल गर्दन पे मोटी लिटों की सूरत गिरते गए, कुछ गालों पे चिपक गए। अब्बाद मुड़ के उसे देखे गया। वो नरम स्लीपर्स पहने कदम कदम उठाती कमरे तक गई। खूंटी से लटका दुपट्टा उठाया और सर पे लपेटा। उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसने रैक से जाए नमाज उठाई और लकड़ी के फर्श पर बिछाई। फिर वो तकबीर कह के नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसका जहन सुन था और टांगे कपकपा रही थी। उसे भूल गया था कि वो आजकल बैठ के नमाज पढ़ती थी। माही, अब्बाद ने गीली आवाज से पुकारा, मगर वो उसके पीछे नहीं आया। वो उसे बचपन से जानता था। वो मुबैना थी। वो पूरे जहां की सबसे समझदार, सबसे बहादुर और मजबूत असाब वाली औलाद थी। उसे तन्हाई चाहिए थी। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सर झुकाए नमाज पढ़ रही थी। पहले सजदे में जाते हुए उसे एहसास हुआ कि अब्बाद ने उसे क्या बताया था। माँ को ब्रेन ट्यूमर था।
दूसरे सजदे में उसे एहसास हुआ कि एक और बात भी थी जो अब्बाद ने उसे नहीं कही थी। उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपनी माँ के पास नहीं थी। माँ की तबीयत बुझी बुझी सी थी। वो आज कुछ ज्यादा ही भूल रही थी। आज उन्होंने कोई काम नहीं किया था, बस बेड पे नीम दराज आंखें मूंदे लेटी रही थी। माला उनके साथ बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। सर पे दुपट्टा लपेटे वो माँ का हाथ पकड़े जेरे लब कोई दुआ बुरबुरा रही थी। वशफी अंता शाफी, वशफी अंता शाफी, शफा अता फरमा, बेशक तू ही शफा देने वाला है। ऐसी अजीब सी हालत में समझ में नहीं आता था कि क्या दुआ मांगी जाए। वो बस शफा मांग रही थी। दफ्तर फोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठा के देखा, माही कॉलिंग। माला के दिल पे बोझ सा आ गया। वो माही से कैसे बात करेगी? माही यकीनन रो रही होगी। उसके अंदर उस वक्त रोने की सकत तक नहीं थी, मगर उसे कॉल उठानी थी। माँ का हाथ आहिस्ता से छुड़ा के उसने मोबाइल उठा लिया और बाहर निकल आई। लॉन में जाके उसने फोन कान से लगाया। माही, उसकी आवाज गीली थी। माला, सारे ट्यूमर्स ला इलाज नहीं होते, मैं गूगल पे पढ़ रही थी। माही रो नहीं रही थी, वो तेज तेज बोल रही थी। अपने किचन काउंटर पे ऊंची कुर्सी पे बैठे वो लैपटॉप सामने खोले बैठी स्क्रीन को देखते हुए कह रही थी। उसकी रोई रोई मतवरम आंखों तले हल्के थे और नाक गुलाबी हो रही थी, मगर फिलहाल वो रो नहीं रही थी। माही, प्लीज गूगल मत किया करो, गूगल बहुत कंफ्यूज करता है। मोहित ने कहा है कि ये ग्लाउमा लगता है, लेकिन ब्रेन स्कैन से कोई नहीं बता सकता कि ट्यूमर की टाइप क्या है, जब तक के दिमाग को खोल के इस शय को बाहर ना निकाला जाए। और जानती हो वो कौन सा ट्यूमर है जो एमआरआई में बिल्कुल ग्लाउमा जैसा लगता है? उसकी आवाज में उम्मीद जागी। वो मंजूमा होता है, वो बिल्कुल ग्लाउमा जैसा दिखाई देता है। वो उसकी नहीं सुन रही थी। और पता है, ग्लाउमा सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है। ये ब्रेन के अंदर से बनता है, इसका इलाज नहीं होता। लेकिन माँ की जो इलामात हैं, इनसे मुझे लगता है माँ को ग्लाउमा नहीं है, माँ को मंजूमा है। वो स्क्रीन को गौर से देखते हुए पढ़ के बताने लगी। मंजूमा ब्रेन के अंदर का ट्यूमर नहीं है, ये ब्रेन के बाहर मंजी की तह में बनता है। ये स्क्रीन में स्कैन में बिल्कुल ग्लाउमा जैसा लगता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। इसको निकाला जा सकता है और ये इतनी सुस्त रुई से बनता है कि अगर इसे निकाल लिया जाए और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ भी दिया जाए, तब भी इसे दोबारा इतना बड़ा होने के लिए 20 से 25 साल चाहिए हैं। मैंने यहाँ इतने लोगों के केसेस पढ़े हैं माला, जिनका मंजूमा ऑपरेट हुआ था और फिर वो 20-25 साल तक बिल्कुल फिट और सेहतमंद रहे थे। तुम देखना, माँ का ट्यूमर ग्लाउमा नहीं निकलेगा, वो मंजूमा होगा। वो उम्मीद का सहारा ले रही थी, या शायद वो माला से उम्मीद मांग रही थी। माही, उसने गहरी सांस ली। माँ ठीक हो जाएंगी। एक आंसू उसकी आंख से टपका और गाल से फिसल के गर्दन तक चला गया। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बुड़बुड़ाई। फिर उसने कॉल काट दी। माही ठीक नहीं थी, वो जानती थी, मगर वो माही के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। बॉस, आवाज पे वो चौंकी। फिर पलट के देखा, लॉन के दहाने पे कैफ खड़ा था। माथे पे बाल बिखरे थे, जीन्स, टी शर्ट और जॉगर्स में मलबूस वो अपने असली हुलिये में था। कैफ की जिंदगी कितनी आसान थी, क्योंकि कैफ की माँ को ब्रेन ट्यूमर नहीं था। क्या हुआ है बड़ी बीबी को? उसके करीब चलता आया। उसकी आंखों में फिक्रमंदी थी। आप जब से हॉस्पिटल से वापस आई हैं, आप ठीक नहीं हैं। उसके ऐन सामने आ रुका। कशमाला ने भीगी आंखों से उसकी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों को देखा। माँ को ब्रेन ट्यूमर है, उसने खुद को धीरे से कहते सुना। कैफ ने आंखें कुर्ब से बंद कर ली और सर झुका दिया। आई एम सॉरी। वो सर झुकाए हुए था। जहन के पर्दे पे एक मंजर लहराया था। हॉस्पिटल के बेड पे एक बूढ़ा आदमी लेटा था। उसके चेहरे से लगता था कभी वो एक खूबसूरत मर्द होगा, लेकिन आज वो एक नहीफ और लागर सा वजूद बन के रह गया था। वो उनका बुरा हाथ थामे खड़ा था। उसका चेहरा आज के मुकाबले में कम उम्र था और आंखों में आंसू थे। कोई उसके कंधे के करीब आके कह रहा था, तुम्हारे अब्बा को ब्रेन ट्यूमर है और वो भी ग्लाउमा। वो 6 माह से ज्यादा नहीं जिएंगे। कैफ ने आंखें खोली और चेहरा उठाया। उसकी आंखें खुश्क थी। आई एम सो सॉरी कशमाला बीबी, मैं समझ सकता हूँ। कशमाला ने नफी में सर हिलाया। तुम नहीं समझ सकते, कोई भी ये नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उससे ना गुजरे।
कैफ उसे देखता रहा, चेहरा बेतासुर रहा। फिर बोला तो आवाज हमवार थी, किस तरह का ट्यूमर है? अभी डॉक्टर वोहरा के पास जा रहे हैं, न्यूरो सर्जन है वो स्कैन देख के बताएंगे कि क्या है। फिर उसने आवाज धीमी की, घर में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कैफ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं घर पे हूँ, मैनेज कर लूंगा। गेट पे हारन हुआ तो वो समझ गई कि मोहित पहुंच चुका था। इन दोनों को डॉक्टर वोहरा के पास जाना था। माला जल्दी जल्दी उसे हदायत देने लगी, तुम अंदर मेरे कमरे में माँ के पास बैठ जाओ और बख्त भी से कहो वो भी साथ बैठी रहे। मैं सिर्फ बख्त भी पे माँ को छोड़ के नहीं जा सकती। श्योर, मैं ये सब मैनेज कर लूंगा, आप जाएं। उसे जाते देखता रहा। वो इतनी तेजी से बाहर निकली थी कि हाथ में सिर्फ फोन था, पर्स तक नहीं उठाया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर वोहरा का क्लिनिक उनके घर में बना था। 4 कनाल के बड़े से घर को आधा क्लिनिक बनाया गया था। जिस एंट्रेंस में वो क्लिनिक में दाखिल हुआ, वहाँ गमले ही गमले रखे थे। छत से बेलें गिरती हुई दरवाजों तक लटक रही थी। डॉक्टर वोहरा का ऑफिस लकड़ी के रंग में सजा था। वो अपनी बड़ी सी लेदर चेयर पे बैठे रिपोर्ट्स देख रहे थे। कमरे में लगे एक रोशनी के चौखट्टे पे माँ का MRI स्कैन लगा था, जिसे कुछ देर डॉक्टर वोहरा ने स्टडी किया था। फिर उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और सामने बैठे नौजवान डॉक्टर और उसकी बहन को देखा, जिनके चेहरे पे बेबस और आंखें बेचैन थी। मैंने तमाम स्कैन और रिपोर्ट्स देखी हैं, उन्होंने खनकार के बात का आगाज किया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कशमाला का सांस रुक गया। मंजूमा कह दे या मुंजियुमा, ये ग्लाउमा है। उम्मीद का फानूस छन से फर्श पर आ गिरा और चिकना चूर हो गया। सारी बत्तियां बुझ गई, दुनिया तारीख हो गई। जैसे मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, इसको आपने सब्र से सुनना है। अगर आपकी वालिदा के ब्रेन में ये चीज है जो स्कैन में नजर आ रही है, तो उनके पास सिर्फ 6 माह हैं। कशमाला ने गिनती की, आज 1 मई थी, 6 माह बाद 1 अक्टूबर आनी थी। दिमाग कैसी अजीब चीज है, इस हालत में भी हिसाब किताब से नहीं चौकता। अगर सर्जरी करवाएं? उन्होंने सवालिया नजरों से माला को देखा। आप डॉक्टर हैं? ओह, ये सवाल नहीं, मैं बिजनेस वुमेन हूँ। देखिए बेटा, डॉक्टर वोहरा ने सादगी से कहना शुरू किया, ये एक ग्लाउमा है, इसको निकलवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि सर्जरी कामयाब नहीं होगी। लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। ये वैसे भी एक डॉक्टर्स मदर का केस है। किसी ने हाथ डाला भी तो सर्जरी के दौरान ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है, जिससे इनके जिस्म के किसी हिस्से के मफलूज होने का डर है। ब्लड प्रेशर ना संभला तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, वो कोमे में जा सकती हैं। रेडिएशन, अगर रेडिएशन लगवाएं तो? वो बेचैनी से बोली, गामा नाइफ नहीं हो सकेगी, ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है, ना सर्जरी करवा सकते हैं ना शुआएं लगवा सकते हैं। फिर हम क्या करें? उसकी आवाज बुलंद होने लगी। दवाइयों से इन इलामात को और दर्द को कम किया जा सकता है, अलबत्ता इनकी याददाश्त ऐसे ही खत्म होती रहेगी। कुछ अरसे बाद फिट्स दौरे पड़ेंगे, खून की उल्टियां आ सकती हैं, जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है। ये सब ग्लाउमा के आखिरी स्टेज पे होता है। वो अपने तई एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनका अंदाज नरम था, वो हकीकत बता रहे थे। मगर माला का दिल चाहा डॉक्टर को गिरेबान से पकड़े और दीवार पे उसका सर दे मारे, इतनी दफा कि उसके सर से खून बहने लगे। वो कैसे इतने आराम से कह सकते थे कि माँ को दौरे पड़ सकते हैं, मगर माँ को अभी तक फिट्स नहीं पड़े थे। मोहित चौंक के बोला, इतने बड़े ग्लाउमा के साथ फिट्स पड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है कि फिट्स ना पड़े? क्या उन्होंने सर दर्द की शिकायत तक नहीं की? नहीं, शायद इनको सर में दर्द ही ना होता हो। वो फिर से बोले, इतने बड़े ट्यूमर के साथ सिर्फ सर में दर्द नहीं होता, बल्कि सर में बम फट रहे होते हैं। अगर आपकी माँ ने शिकायत नहीं की तो इनके असाब बहुत मजबूत हैं। वो एक बहुत बहादुर खातून है। और उनकी आवाज धीमी हुई, वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है, आपने उनका ख्याल रखना है। वो अगले चंद लम्हे बोलते रहे। मोहित गर्दन झुका के सुनता रहा और वो मुठिया भींचे। वो उनको अपनी माँ के जनाजे की तैयारी करने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि 6 माह हैं बस, अब उन्हें इन 6 माह तक माँ का ख्याल रखना है और उनकी तकलीफ को कम से कम करने की कोशिश करनी है। वो दिमाग की सूजन कम करने वाली दवा लिख के दे रहे थे। वो ऐसा कह रहे थे। वो ऐसा कैसे कह सकते थे? किसी की माँ के बारे में कोई कैसे कह सकता था कि वो सिर्फ 6 माह जिएगी?
वो वहां से बाहर निकले तो उसके कदम मन मन भर के उठ रहे थे, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने मोहित को देखा, वो साथ साथ फोन पे लगा हुआ था। उसका रोने का फेस गुजर चुका था। डॉक्टर मोहित अब जिंदा हो गया था और वो पूरी उम्मीद था। मोहित, अब क्या होगा? वो दोनों डॉक्टर वोहरा के गमलों के सजे पोर्च में खड़े थे। मैं सर्जरी के बारे में मजीद डॉक्टर्स की राय लूंगा, मैं माँ का इलाज करवाऊंगा, मगर डॉक्टर वोहरा ने कहा है कि लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। मोहित ने मोबाइल से चेहरा उठा के उसे संजीदगी से देखा। फिर हम लाहौर से बाहर किसी सर्जन को ढूंढेंगे माला, कोई तो होगा जो उम्मीद दिलाएगा। मगर उसे मोहित का एतबार नहीं था। उस लम्हे उस गमलों से भरे पोर्च में खड़े कशमाला को लगा कोई सर्जन इतना ही जीदार नहीं होगा कि पूरे जहां के ब्रेन के 1/3 हिस्से पे फैले ट्यूमर को देख के कहे कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। कोई सर्जन इतना बहादुर नहीं होगा कि उनकी माँ का दिमाग खोल के ट्यूमर को निकालने की जुर्रत करे। कोई सर्जन उनकी माँ को फिर से तंदुरुस्त हो जाने की उम्मीद नहीं थमाएगा, क्योंकि उस वक्त तक उसकी मुलाकात डॉक्टर वासिफ नसीर से नहीं हुई थी। रात को वो माँ के साथ टीवी लाउंज में बैठी थी। टीवी पे कोई ड्रामा चल रहा था। माँ को पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पसंद थे। एक जमाने में मोहित तबलीगी जमात के साथ मुतारफ हुआ तो थोड़ा ज्यादा मुसलमान हो गया था। तब उसने माँ को मना करना शुरू किया, माँ ये ड्रामे ना देखा करें। माँ ने चप्पल उठाई और खींच की इसको रसीद की। बेगैरत, तेरी माँ ना कभी क्लब गई, ना किटी पार्टीज अटेंड की, और ना तो कभी अपनी माँ को वर्ल्ड टूर पे लेकर गया। एक ड्रामे ही हैं मेरी इंटरटेनमेंट, इन पे बात ना किया कर, शक्ल गुम कर मेरे सामने से। लेकिन कशमाला ने नोट किया कि वो ड्रामे पे तो तवज्जो नहीं दे रही थी। उनका शायद दिल नहीं चाह रहा था, बस तख्त पे टेक लगाए ऊँघने लगी थी। वो उनके साथ कुर्सी पे पैर ऊपर किए घुटनों पे थोड़ी टिकाए बैठी थी। आपकी माँ ठीक हो जाएंगी, आवाज पे वो चौंकी। चेहरा उठा के देखा, कैफ किचन के दरवाजे पे खड़ा था। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें भाप उड़ाता मग रखा था। थैंक यू कैफ, मगर मैंने कॉफी नहीं पीनी, ये कावा है, आ जाऊं? उसने इजाजत चाही। साथ ही ऊँगती हुई माँ को देखा। वो उनसे डरता था। कशमाला ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो लाउंज में चला आया और उसके सामने मेज पे ट्रे रखी। किस चीज का कावा है ये? उसने भाप उड़ाते मग को देखा। अंदर भूरा सा गरम मशरूब था, अदरक, सब्ज चाय और बहुत से मसाले। मेरे अब्बा बनाते थे ये। उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी बिखरी। नजरें झुका दी। माला ने कभी पहले उसके चेहरे पे ये तासुब नहीं देखा था। कहाँ होते हैं तुम्हारे अब्बा? उसे याद आया उसने सफूरा से कभी कैफ के वालिदैन के बारे में नहीं पूछा था। जहाँ भी हैं सुकून से हैं। वो जैसे टाल गया। क्या वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था? माला ने हाथ में बढ़ाया और कावा उठा लिया। फिर एक नजर माँ को देखा। वो आंखें बंद किए ऊँघ रही थी। दफ्तर उसका फोन बजा। उसने मोबाइल उठा के देखा, गैर शनासा नंबर था। पता नहीं कौन है, वो बुड़बुड़ाई। कैफ साथ खड़ा चौकन्ना सा उसे देखे गया। कशमाला ने मोबाइल कान से लगाया। जी, हेलो माला, कैसी हो? खनकती हुई निस्वानी आवाज। वो इस ऊंची आवाज को सारे जहां में पहचान सकती थी। उसके माथे पे बाल पड़ गए। कबीरा ताई, उसकी आवाज तलख हो गई। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारी मुमानी से लिया है। सोचा बहुत अरसे से तुमसे बात नहीं हुई, कॉल कर लूं। वो बरसों बाद ऐसे कॉल कर रही थी जैसे रोज बात होती हो। कशमाला ने एक नजर अपनी माँ को देखा। वो सोते हुए कितनी कमजोर लग रही थी। जी बताइए, सुना है तुम्हारी अम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, वो भी ग्लामा। चिच, मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ। उसके पैरों तले से जमीन आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। उसने चौंक के अपने इतराफ में देखा। दाएं बाएं कैफ तशवीश से उसे देख रहा था। बिना आवाज के लब हिला के पूछा, क्या हुआ? मगर वो कैफ की तरफ मुतवज्जा नहीं थी। अब कैसी है तुम्हारी अम्मी? पूरे जहां की तरबियत ना होती तो वो उनको खड़ी खड़ी सुना देती। खैर माही तो अब भी सुना देती, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। इनको कैसे? ठीक है मेरी अम्मी, आपके कंसर्न का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। उसने तेजी से फोन रख दिया। फिर फोन को यूं तख्त पे उछाला जैसे इसमें करंट हो। क्या हुआ है? उसके सामने कुर्सी पे बैठा और गौर से उसका चेहरा देखा। कबीरा ताई को कैसे मालूम कि माँ को ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? कैफ ने हैरत से उसे देखा। यह नहीं हो सकता। सलीम और उसकी माँ तक को नहीं मालूम।
कबीरा ताई को हमारे घर की खबरें कौन दे रहा है? वो अभी तक बेयकीन थी। टांगें बेजान महसूस हो रही थी। पहले मुझे बताएं, ये कबीरा ताई कौन है? वो अचंभे का शिकार था। वो जो उस दिन शादी पे थी, छोटे बालों वाली, साड़ी पहने, वो बताने लगी दबे दबे अल्फाज में जो भी वो कबीरा के मुतल्लक जानती थी। और बताते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कैफ को इस बारे में बताया था, लेकिन कैफ जाहिर है कबीरा ताई को नहीं बता सकता था। उसका उनसे कोई ताल्लुक कैसे हो सकता था? अच्छा, वो मुझे याद आ गई, वो सोचते हुए कह रहा था। वो बाहिर किस मुल्क में रहती हैं? इंग्लैंड में। उनका बेटा अब भी वहीं होता है। कैफ चौंका, जहन में एक कूंदा सा लपका। उनका बेटा इंग्लैंड में होता है? हाँ। एक और बात थी जो कबीरा ताई के बारे में मशहूर थी, लेकिन वो बात कशमाला कैफ को नहीं बता सकती थी। वो उसका यकीन नहीं करेगा, कोई भी नहीं करता। और कबीरा ताई साइकोपैथ भी है। कुछ नफ्सियाती मराइज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ करते हैं। उनके बेटे के भी ऐसे मसले हो सकते हैं। वो सोच सोच के बोल रहा था। कशमाला उसकी पूरी बात नहीं सुन रही थी। उसका चेहरा अब गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। उसकी माँ को ट्यूमर था और कबीरा ताई इस बात से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अजीब बेबसी थी। आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि कबीरा ताई का बेटा आपका ताकुबकार हो सकता है? उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। कशमाला मुबीन और माहिर फरीद के दरमियान बिला आखिर एक कड़ी उसे नजर आई थी, एक कनेक्शन जो इस सारे पजल को जोड़ता था। वो यहाँ क्यों था? वो किस खेल का हिस्सा था? उसे बिला आखिर जवाब मिलने वाला था। मैं उनके बेटे को नहीं जानती, उसका नाम तक मुझे नहीं याद। माही कहती है उनका कोई बेटा है ही नहीं। वो झूठ बोलती हैं। उनको बेटे का शौक था, इसलिए वो एक कहानी घड़ के लोगों को सुनाती हैं, वरना कभी तो नजर आता उनका बेटा। मैं चलता हूँ, वरना बेबी को बुरा लगेगा। हम इस किस्से को बाद में यही से शुरू करेंगे। उसे वहाँ से हटने का बहाना चाहिए था। कशमाला ने बस सर हिला दिया। उसका चेहरा अभी तक तमतमा रहा था। वो गुस्से और बेबसी से माही को कॉल मिलाने लगी। बाहर लॉन में आते ही उसने मोबाइल निकाला और व्हाइट हेयर के नाम से चैट खोली। वो मैसेज लिखने लगा था। जब उसने चैट का आखिरी मैसेज देखा, शाम में उसने मालिक को एक पैगाम भेजा था। कशमाला की माँ को ब्रेन ट्यूमर है। मालिक का जवाब कुछ यूं मसूल हुआ था। सुन के अफसोस हुआ। वो जो मैसेज टाइप करने लगा था रुक गया। उसने सिर्फ मालिक को ये बात बताई थी। फिर ये कबीरा बेगम तक कैसे पहुंची? क्या वो मालिक पे एतबार कर सकता था? शायद नहीं। कबीरा ताई के बारे में जो नई मालूमात उसे मिली थी, उनका ताकुब वो कम अज कम मालिक के जरिए नहीं कर सकता था। वो इनबॉक्स में वापस गया और ज़ारा कैफ के नाम की चैट खोली। मुझे तुमसे एक काम है। उसकी उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ स्कॉटलैंड यार्ड में होता है ना? मुझे एक आदमी को ढूंढना है, लेकिन बिल्कुल राजदारी से। वो इंग्लैंड में रहता है। उसकी माँ का नाम कबीरा है। मैं कबीरा और उसकी फैमिली की तमाम तफसीलात मालूम करवा के भेजता हूँ। क्या तुम अपने तौर पे पता करवा सकती हो? लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी सूरत मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। वो रुका और कुछ देर सोचता रहा। फिर उसकी उंगलियों ने आखिरी सतर लिखी। मैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार तुम पे करता हूँ ज़ारा। अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों, हर एक से ज्यादा। तुम ये कर लोगी ना? जवाब चंद लम्हों में ही मौसूल हो गया था। ऑफ कोर्स। क्या मैंने इतने बरसों में कभी तुम्हें ना कहा है? कैफ खुले दिल से मुस्कुरा दिया। ज़ारा जैसा उसके लिए कोई ना था। सिर्फ वही थी जो उसके सारे मसले हल किया करती थी।